हेलो, नमस्कार। मैं हरीश डाका आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों? ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ। देखो बच्चों, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पहला प्रश्न रहता है वो यही रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं। जैसे हमारा आज का टॉपिक है ग्लैंड्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्रंथियां जो होती हैं वो होती क्या है। तो बच्चों देखो, ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्रंथियां जो होती हैं, इन्हें अपने कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह जो, ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या कर रही हो, द्रव पदार्थों का यानी कि फ्लूइड लिक्विड्स का, द्रव पदार्थों का यानी कि फ्लूइड्स का, द्रव पदार्थों का स्त्रावण यानी कि सेक्रेशन, स्त्रावण करती हूँ, द्रव पदार्थों का स्त्रावण करती हूँ। ऐसे जो ग्रुप हैं उन ग्रुप को क्या बोला जाता है? ग्रंथियां। देखो, हमारा पहला प्रश्न क्लियर हो गया। देखो, हमारा पहला प्रश्न यही था कि ग्रंथियां होती क्या हैं। तो ग्रंथियां क्या होती हैं कि सर, कोशिकाओं का समूह जो द्रव पदार्थों का स्त्रावण यानी कि सेक्रेशन करते हैं, उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? ग्रंथियां कहा जाता है। अब इस द्रव पदार्थ के आधार पर, इस लिक्विड फ्लूइड के आधार पर, बेस पर, मैंने ग्रंथियों को 3 भागों में बांट रखा है। और हमारी जो पहली ग्रंथियां हैं वो है एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। हमारा जो दूसरा भाग है वो है एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्त्रावी ग्रंथियां। एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्त्रावी ग्रंथियां। और हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है मिक्स्ड यानी कि जो दोनों की तरह व्यवहार करे, उसे अपने क्या कहेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड की। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स जो होती हैं, वो क्या होती हैं? सर, कोशिकाओं का समूह जो तरल पदार्थ यानी कि द्रव पदार्थों का स्त्रावण करती हैं। अगर वो द्रव पदार्थ हार्मोन हुआ, अगर वो द्रव पदार्थ क्या हुआ बच्चों? हार्मोन, तो फिर उन ग्रंथियों को क्या कहा जाएगा? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी बच्चों? तो वे ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, वे ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपने एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। और वहीं अगर ये द्रव पदार्थ हमारा, अगर अपने बात करें, अगर हमारा ये द्रव पदार्थ एंजाइम हो जाए, एंजाइम, तो वे ग्रंथियां जो एंजाइम का स्त्रावण करती हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं? बहिस्त्रावी ग्रंथियां। और जो दोनों का स्त्रावण करती है यानी कि हार्मोन्स का स्त्रावण भी करती है और एंजाइम का स्त्रावण भी करती हैं, तो ऐसी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? मिक्स ग्रंथियां। और हमारे पास मिक्स ग्रंथियों के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये है अग्नाशय, पैनक्रियास। कौन सी ग्रंथि आ गई बच्चों? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। अब मैं बात करता हूं हमारे पहली अंतःस्त्रावी ग्रंथियां की। तो वे ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं क्या कहलाती हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अब हमारे पास यहाँ एक नया शब्द आया है, हार्मोन। सर, ये हार्मोन क्या होते हैं? देखो बच्चों, जो हार्मोन जो होते हैं इन्हें कहा जाता है संदेशवाहक। हार्मोन को क्या कहा जाता है? संदेशवाहक। जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ हमें हार्मोन का मतलब समझ में आया। हार्मोन क्या होते हैं? संदेशवाहक। ऐसे ही जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो हमारे लिए एक नया शब्द है एंजाइम। तो फिर हमारा अगला प्रश्न, सर ये एंजाइम क्या होते हैं? तो बच्चों, जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं बायोकैटलिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट मतलब जैव उत्प्रेरक। एंजाइम किसे कहते हैं? जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? एंजाइम। सर, ये उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो एक अभिक्रिया में भाग लेकर, एक रिएक्शन में भाग लेकर उसकी दर को चेंज कर देते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो कुछ एक जनरल क्वेश्चन जो हार्मोन्स के ऊपर पूछे जाते हैं कि हार्मोन्स की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, कि हार्मोन की खोज किसने की थी। तो हार्मोन की अगर अपने बात करें बच्चों खोज,
तो हार्मोन की खोज की थी बोलस व स्टार्लिंग ने। किसने की थी? बोलस व स्टार्लिंग ने की थी। अच्छा, अगला प्रश्न बनता है सर, पहला खोजा गया हार्मोन, जो सबसे पहले जो हार्मोन खोजा गया था, फर्स्ट हार्मोन जो था वो हमारा कौन सा था? अगर मैं बात करूं फर्स्ट हार्मोन की, तो पहला खोजा गया जो हार्मोन था वो था सिक्रीटिन। हमारा पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा था बच्चों? सिक्रीटिन। अच्छा, बात आती है सर इस अंतःस्रावी तंत्र जो है हमारा, इस पूरे तंत्र की खोज, इस पूरे सिस्टम की खोज किसने की थी? तो बच्चों इस सिस्टम की खोज की थी रॉबर्ट थॉमसन। रॉबर्ट थॉमस ने। किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट थॉमस ने की थी। अच्छा, इसके बाद अगर अपने बात करें, देखो इसके बाद अपने बात करते हैं हमारी ग्रंथियों की, कि हमें कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो हमारी ग्रंथियां जो हैं, अच्छा यहाँ देखो बच्चों, थोड़ा सा देखो, यहाँ आप लोगों ने बात कर रॉबर्ट थॉमस, यहाँ रॉबर्ट थॉमस ने, थॉमस एडिसन, खोज किसने की थी बच्चों? थॉमस एडिसन ने की। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। अंतःस्रावी तंत्र की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने की थी। अब अपने बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, हमें कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे हेड के अंदर, सिर के अंदर है 3 ग्रंथियां। कौन कौन सी? पिनियल काय, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी को क्या कहते हैं बच्चों? पीयूष ग्रंथि। अच्छा, और कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ये तीनों देखो बच्चों, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि ये दोनों पाई जाती है मस्तिष्क के आधार के पास, जबकि पीनियल ग्लैंड जो है ये बिल्कुल पाई जाती है मस्तिष्क या अपने ब्रेन के सेंटर में पाई जाती है। अच्छा, हमारे गले में 2 होती हैं, एक होती है थायराइड और एक होती है पैराथायराइड। उसके बाद हमारे हार्ट के नियर होती है थाइमस ग्रंथि, और थाइमस से नीचे जाता हूं तो आती है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि, जो कि कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। हमारे पास ये किसका एग्जाम्पल है? मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद हमारी दोनों किडनीज के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि, या इन्हें बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। अच्छा, यहां तक देखो, यहां तक मेल और फीमेल में बिल्कुल एक जैसा काम है। पर अब अगर आगे बात करते हैं तो फीमेल के अंदर पाई जाती है ओवरी, जबकि मेल के अंदर पाए जाते हैं टेस्टिस। तो इन सभी ग्रंथियों के बारे में बच्चों हमें पढ़ना है, तो इन्हीं के बारे में आगे धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा जो पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर, ये देखो ये रहा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इसी को अपने क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड या यही क्या होती है? हमारी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो बच्चों, अगर अपने इसके बारे में बात करें कि ये होती कहाँ है, तो ये देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा ब्रेन है उसके बेस में, एकदम उसके बेस में पाई जाती है। और किसके नियर या किससे जुड़ी रहती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। अच्छा, अपने बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की, कि हमसे अगर कोई पूछे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, वो कौन सी है बच्चों? वो है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हमारी पीयूष ग्रंथि। और कहते हैं ना कि छोटा तीर घाव करे गंभीर, तो बिल्कुल यही कहानी है पीयूष ग्रंथि की। जितनी छोटी है उतनी घाव गंभीर करती है। कैसे सर? देखो बच्चों, ये अपने साथ साथ थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ओवरी ग्लैंड और टेस्टिस ग्रंथि पर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है। देखो, सबसे छोटी है और फिर भी अन्य 4 ग्रंथियों पर क्या रखती है? अपना कंट्रोल रखती है। इसी के कारण, कंट्रोल रखने के कारण ही पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। तो आपसे देखो, अभी तक हमारे 2 प्रश्न क्लियर हो गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है बच्चों कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड को। आपसे पूछे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। अच्छा, देखो बच्चों, जो पीयूष ग्रंथि जो है
इस पीयूष ग्रंथि को हमने फर्दर दो भागों में बांट रखा है। पीयूष ग्रंथि को हमने फिर कितने भागों में बांट रखा है? दो भागों में बांट रखा है। एक तो होती है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस इंटीरियर पार्ट यानी कि इसका अग्र भाग, इसी को क्या कहते हैं अपने? अग्र पीयूष ग्रंथि, यानी कि इसका इंटीरियर भाग जो हो गया। और एक होता है तो न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस इसका पोस्टीरियर भाग यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को मैंने कितने भागों में बांट लिया? दो भागों में। कौन कौन से? अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय व टेस्टिस यानी कि वृषण ग्रंथि, इन ग्रंथियों पर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इस मास्टर पे नियंत्रण कौन रखता है, तो मास्टर पे नियंत्रण रखने का काम होता है हाइपोथैलेमस का, इसीलिए हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर्स, यानी कि मास्टर का मास्टर यानी कि हेड मास्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हेड मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमें पता है हम अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, हार्मोन का स्त्रावण करती है, तो पीयूष ग्रंथि भी हार्मोन का स्त्रावण करेगी। तो अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स की। देखो पहला जो हार्मोन हम पढ़ेंगे वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, या इसी को बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन या इसी को क्या बोला जाता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। देखो इन दोनों के अंदर एक वर्ड आ रहा है बच्चों, लैक्ट। देखो ये जो लैक्ट वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मिल्क, दूध जो होता है, दूध के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, तो हमारा आंसर रहता है सर लैक्टोज। कौन सी शुगर पाई जाती है? लैक्टोज शुगर पाई जाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, तो इसके अंदर होता है लैक्ट एल्ब्यूमिन और लैक्ट ग्लोब्यूलिन। तो यहाँ देखो हर एक जगह लैक्ट शब्द आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो लैक्ट शब्द है ना, इसका मतलब होता है दूध। तो यहाँ लैक्ट शब्द आ रहा है, मतलब कैसे न कैसे अपने को रिलेट किससे करेगी? दूध से रिलेट करेगी। तो देखो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, इसका काम होता है बच्चे के जन्म के पश्चात, बच्चे के जन्म के पश्चात या जन्म के बाद, जन्म के पश्चात माता के स्तनों में, माता के स्तनों में दूध का फॉर्मेशन करना, दूध का निर्माण करना, ये किसका काम होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन का। देखो बच्चों ये जो हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन, इन्हें हम कह सकते हैं मजदूर। हार्मोन्स को अपने क्या कह सकते हैं? मजदूर। मजदूर मजदूरी करेंगे तो काम होगा, मजदूरी नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो आपने सुना होगा कई बार महिलाओं में दूध नहीं बन पाता, तो उनमें किस हार्मोन की कमी हो जाती है? सर प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी होने के कारण महिलाओं में दूध नहीं बन पाता। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखो दूध बनाना काम था लैक्टोजेनिक हार्मोन का, और दूध का स्त्रावण करवाना यानी कि सेक्रेशन करवाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध का सेक्रेशन जो होता है, मिल्क का सेक्रेशन, दूध का सेक्रेशन करवाना काम किसका होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। देखो बच्चों बनाया किसने? लैक्टोजेनिक हार्मोन ने, और सेक्रेशन किसने करवाया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने। इसीलिए बच्चों कई बार अगर गाय भैंस दूध नहीं देती तो उनके इंजेक्शन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि गाय भैंस में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए या दूध का स्त्रावण करने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑक्सीटोसिन। जिसका एक काम क्या हो गया? दूध का स्त्रावण करवाना। अब बात करते हैं इसी हार्मोन की। देखो बच्चों ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इसे ही कहा जाता है प्यार का हार्मोन। इसे क्या कहा जाता है? प्यार का हार्मोन। अच्छा इसे प्यार का हार्मोन क्यों कहते हैं? अच्छा प्यार कौन सा?
एक माता और उसके बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है, जो प्यार जो होता है, उस प्यार का जिम्मेदार, उस प्यार का जो कारण है वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखो, जब एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध पिलाने से वो जो बच्चा होता है वो अपनी माता की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्यार बोलते हैं। तो उस प्यार का जो कारण है वो हमारे पास कारण क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब देखो दिक्कत क्या आती है। देखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण बच्चा अपनी माता की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित है, तो अब बच्चा जो है ना वो अपनी माता पे अपना एकाधिकार चाहता है। अब देखो, एकाधिकार चाहता है मतलब और कोई मेरी माता के टच भी ना करे, हाथ भी ना लगाए, पर ऐसा हमें भी पता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे दो की पॉलिसी होती है। अगर एक पे रह गए तो दिक्कत हो जाएगी ना, और दूसरा तब भी होगा जब हाथ तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा। तो ये बात उस पहले बच्चे को बर्दाश्त नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं मन ही मन अपने पिता को अपना दुश्मन मानना स्टार्ट कर देता है। पिता को अपना क्या मानना स्टार्ट कर देता है? दुश्मन। तो यहाँ से हम एक बात और कह सकते हैं कि हमारा जो पहला दुश्मन होता है वो कौन होता है? वो हमारे पिता ही होते हैं। अच्छा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे पता चल जाता है कि ये सब लीगल है, इनका हक है, तो अपने आप में इसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है, और दुश्मनी किसमें बदल जाती है? प्यार में बदल जाती है। तो बच्चों, कुल मिला के बात ये थी कि प्यार का हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को, हार्मोन को। अच्छा, इसी हार्मोन को बोला जाता है लेबर पेन। इसी हार्मोन को क्या बोलते हैं अपने? लेबर पेन का हार्मोन। लेबर पेन का हार्मोन। अच्छा, ये लेबर पेन, सर बच्चे के जन्म के समय जो पेन होता है उस पेन को बोला जाता है लेबर पेन। तो लेबर पेन का हार्मोन भी किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चे के जन्म के समय यूट्रस, गर्भाशय को इकट्ठा करने का काम करता है। जब वो इसको इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने से बच्चे के प्रेगनेंसी के अंदर या बच्चे के होने में आसानी होती है। तो यहाँ देखो, ऑक्सीटोसिन को हमने कई नाम दिए। ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है दूध स्त्रावण का हार्मोन, इसे ही बोला जाता है प्यार का हार्मोन, इसे ही बोला जाता है लेबर पेन, यानी कि लेबर पेन का हार्मोन। अच्छा, इसके बाद अगला जो हार्मोन है वो है बच्चों सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन, यानी कि वृद्धि हार्मोन। ये तो नाम से ही स्पष्ट हो गया। देखो, ग्रोथ यानी कि किसके काम आ रहा है? ग्रोथ के काम आएगा सर। किसके काम आएगा? ग्रोथ के। अगर एक मैं बच्चे की बात करूं, अगर एक बच्चे में इस हार्मोन का सेक्रेशन कम हो गया, इस हार्मोन का सेक्रेशन कम हो गया, तो क्या होगा सर? इसका काम था ग्रोथ करना, यानी कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ नहीं हो पाएगी मतलब सर वो बोना रह जाएगा। तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? सर बोनापन। उसकी हाइट क्या रह जाएगी? छोटी रह जाएगी। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूं, अगर एक बच्चे में इस हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाए तो सर गिग्निटिज्म, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिग्निटिज्म, बहुत बड़ा, यानी कि महाकाय। फिर उसका शरीर कैसा हो जाएगा? सर महाकाय शरीर हो जाएगा। ये तो बात थी एक बच्चे की। अगर मैं बात करूं एक वयस्क की, यानी कि अपनी बात करें, अगर एक वयस्क व्यक्ति अडल्ट के अंदर इस हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है, यानी कि हाइपोसेक्रेशन हो जाता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हमारी हाइट छोटी हो जाएगी? नहीं सर, हाइट जितनी होनी थी उतनी हो ली। अब हाइट छोटी तो नहीं होगी, तो फिर इसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सर इस हार्मोन की सेक्रेशन कम होने से एक वयस्क व्यक्ति जो है वो समय से पहले बूढ़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समय से पहले बूढ़ा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? समय से पहले बूढ़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वहीं अगर एक व्यक्ति के अंदर, एक अडल्ट के अंदर इसका सेक्रेशन ज्यादा हो जाए तो एक रोग होता है जिसे बोलते हैं एक्रोमिगेली रोग। कौन सा रोग होता है? एक्रोमिगेली रोग। अच्छा, ये एक्रोमिगेली रोग क्या होता है? इसमें देखो बच्चों क्या होता है, जबड़े की हड्डी बड़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है? जबड़े की हड्डी बड़ी हो जाती है, हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, हाथ पांव क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। अच्छा, आपने द ग्रेट खली को तो देखा ही होगा, तो उन्हें ये बीमारी है।
उनके अंदर ये हार्मोन जो है वो ज्यादा बनता है, इसी के कारण उनके जबड़े की हड्डी भी काफी बड़ी है और उनके हाथ पांव तो आपने देखे ही होंगे, तो बताने की शायद जरूरत ही नहीं है। अच्छा, समय से पहले बूढ़ा होना, इसको कहा जाता है साइमंड रोग। इसको क्या कहा जाता है? साइमंड रोग, फिक्स नाम दे दिया गया है। तो ये था हमारा सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन। अब मैं बात करता हूं वैसोप्रोसिन हार्मोन, या इसी को बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आपको बच्चों एग्जाम के अंदर हमेशा एडीएच लिखा मिलता है, पेपर के अंदर क्वेश्चन यही आता है कि एडीएच हार्मोन क्या है। तो एडीएच हार्मोन क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि वैसोप्रोसिन हार्मोन। अब बात आती है सर इस हार्मोन का काम क्या होता है। देखो बच्चों, इस हार्मोन का जो मेनली काम होता है वो होता है मूत्र यानी कि यूरिन, मूत्र से जल यानी कि वाटर व मिनरल्स यानी कि खनिज लवण, जल व खनिज लवण, जल व खनिज लवण का एब्जॉर्बेशन, अवशोषण करना। देखो बच्चों, हमारी किडनी जो होती है, हमारी किडनी का काम होता है जल को छानना। अपनी जो किडनी होती है बच्चों, जो किडनी होती है, किडनी का काम होता है जल को छानना। देखो, जब ये जल को छानती है ना, तो उस समय बहुत सारा जल और उसमें से साथ साथ बहुत सारा मिनरल्स भी शरीर से क्या कर दिया जाता है? ब्लड से छानकर अलग कर दिया जाता है। और अगर देखो बच्चों, वो सारा का सारा जो मिनरल्स है हमने शरीर से बाहर निकाल दिया, तो ये हमारे शरीर के लिए गलत कंडीशन हो जाएगी। तो उन सब मिनरल्स को यहाँ से वापस उठाया जाता है, उनका अवशोषण किया जाता है और किसमें डाला जाता है? हमारे ब्लड में डाला जाता है। तो ये जो काम है, ये काम किस हार्मोन का होता है? एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रोसिन हार्मोन का काम होता है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं बात करूं कि इसका सेक्रेशन कम हो जाए, सर इसका सेक्रेशन कम हो जाएगा तो यहाँ से अवशोषण नहीं होगा, यहाँ से अवशोषण नहीं होगा तो हमारा यूरिन ब्लडर जो है, हमारा यूरिन ब्लडर जो है वो जल्दी जल्दी भरेगा सर, और ये जितना जल्दी भरेगा उतना जल्दी आपको मूत्र आएगा, पेशाब आएगा उतना जल्दी। तो हम कह सकते हैं कि इसके स्रावन कम होने से रोगी को या व्यक्ति को बार बार क्या आता है? पेशाब आता है। अच्छा सर, इसका सेक्रेशन कम कब होता है? तो बच्चों देखो, अल्कोहल के सेवन से, यानी कि जब आप बियर पीते हो ना, तो बार बार खड़े होके जाते हो ना, तो वो इसी की कंडीशन है बच्चों। क्योंकि जैसे ही आपने बियर पी यानी कि अल्कोहल पी, अल्कोहल के सेवन करते ही आपकी बॉडी में क्या बढ़ना कम हो गया? एडीएच हार्मोन। और जैसे ही एडीएच हार्मोन बढ़ना कम हुआ, यहाँ से अवशोषण नहीं हो पा रहा है, और जब अवशोषण नहीं होगा तो यूरिन ब्लडर मूत्राशय जल्दी जल्दी भरेगा, और मूत्राशय जितना जल्दी भरेगा आप लोगों को उतना ही मूत्र आएगा। अच्छा, वहीं अगर इसका सेक्रेशन ज्यादा हो जाए तो सर, ज्यादा हो जाए तो सारा ही अवशोषण कर लेगा, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब व्यक्ति को मूत्र ही नहीं आएगा। तो ये भी गलत कंडीशन है बच्चों। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या एडीएच हार्मोन समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, आज का पार्ट बच्चों यहाँ खत्म करते हैं, बाकी जो बच गए अपने वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, बच्चों तक शेयर करें। देखो, आपका सहयोग मुझे मोटिवेट करता है, और मैं जितना ज्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं वो आपके लिए उतनी अच्छी अच्छी चीजें निकाल कर लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट।